नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मसला में। मैं आपके साथ रवि राजपूत। वहीं हरियाणा में अगले साल लोकसभा और विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले बीजेपी हाईकमान ने संगठन में बड़ा फेरबदल किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा ने कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सिंह सैनी को बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए उन्हें हरियाणा बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। वहीं हरियाणा बीजेपी के मौजूदा अध्यक्ष ओपी धनखड़ को बीजेपी का राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया गया है। सैनी स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य भी हैं। माना जा रहा है कि ओपी धनखड़ सरकार और संगठन के बीच तालमेल बैठाने में कामयाब नहीं हो सके। इसके अलावा बीजेपी और जेजेपी गठबंधन पर बीजेपी की तरफ से तीखी बयानबाजी देखने को मिली थी और जिसकी वजह से ओपी धनखड़ को ही बताया जा रहा है। इसके अलावा एक वजह यह भी बताई जा रही है कि सीएम मनोहर लाल जब संगठन में मंत्री थे तो उस समय नायब सैनी उनके सहयोगी हुआ करते थे। माना जा रहा है कि बीजेपी का फोकस ओबीसी वोट बैंक पर है, इसलिए फेरबदल किया गया है। वहीं ओम प्रकाश धनखड़ ने सोशल मीडिया एक्स पर केंद्र और प्रदेश आलाकमान का धन्यवाद दिया है। दूसरी तरफ विपक्ष ने तंज कसते हुए कहा है कि धनखड़ को उनकी बयानबाजी का सजा मिला है। वहीं आपको बता दें कि आज हरियाणा से बड़ी खबर सामने आई जब नायब सिंह सैनी को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। वहीं ओपी धनखड़ को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से मुक्ति दी गई। आपको बताते चले कि अब इसके पीछे राजनीतिक मायने क्या हैं, वो अलग अलग पार्टियां लगातार कयास लगा रही हैं। वहीं आपको बता दें कि लगातार सवाल उठ रहे हैं। अब अलग अलग पार्टियां कयास लगा रही। माना यह जा रहा है कि आने वाले समय को चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने यह बड़ा फेरबदल किया है। आज इसी मुद्दे के साथ हम चर्चा करेंगे कि आखिर जानेंगे इसके पीछे राजनीतिक मायने क्या है। आपको बताते चले कि आईएनडी की तरफ से अमनदीप जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वहीं केवल सिंह ढींगरा जी आईएनसी की तरफ से हैं हमारे साथ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वहीं बीजेपी की तरफ से भूपेंद्र गहलावत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल आपसे भूपेंद्र जी, क्या कारण रहा कि अचानक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ जी को बदलना पड़ा? गहलावत जी, गहलावत जी हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? ढींगरा साहब आपके पास आ रहे हैं। लगातार ये माना जा रहा था कि चुनाव है 2024 में, लोकसभा का भी विधानसभा का भी, लेकिन उसके पहले बीजेपी का इतना बड़ा फेरबदल कैसे देख रहे हैं? देखिए, वैसे तो अध्यक्ष को बदलना बीजेपी का अपना निजी मामला है। उसमें अब वो जो मर्जी करें, अपनी उनकी पार्टी है। लेकिन एक मामला इसमें ये भी है कि खट्टर साहब की और ओपी धनखड़ की आपसी लगातार मनमुटाव के कारण भी, और जिस तरीके से एक बार ये भी उन्होंने कह दिया था कि मैं भी मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकता हूं और अगर जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया तो मैं अगला मुख्यमंत्री भी हो सकता हूं। तो ये भी कारण हो सकता है कि अंदर की बात इनकी क्या रही हो। लेकिन इनके आपस के मनमुटाव का जो मामला है वो भी शायद मुझे लगता है कि इस बार भारी रहा। और जहां तक एक दूसरी बात है, आप ये देखें, जब से बीजेपी खट्टर सरकार हरियाणा के अंदर आई है, लगातार इनका फेलियर रहा है। पिछले 9 साल से करीबन हरियाणा जो है वो 4 लाख करोड़ के कर्ज से भी ज्यादा के कर्जे के नीचे आ चुका है। और सरकार में जो भ्रष्टाचार है और जो इस समय हालात हैं, जिस समय नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं और भ्रष्टाचार में हरियाणा नंबर 1 हो चुका है। ये सबसे बड़ा मुख्य कारण है कि बहुत ही हरियाणा के लोग जो हैं वो बीजेपी से रुष्ट हो चुके हैं।
लेकिन ये जो बदला जाना, अध्यक्ष बदला जाना या कुछ और बदला जाना, ये इनका निजी कारण भी हो सकता है, लेकिन आपसी मनमुटाव भी हो सकता है। बिल्कुल 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 ढींगरा जी, और गहलावत जी आपके पास आएंगे। लगातार ढींगरा साहब भी ये बोले, उनका ये तो कहना रहा कि हम पार्टी का प्रत्यक्ष मामला है, क्या अंदर हो रहा है अंदर खाने में वो पता नहीं, लेकिन उन्होंने सरकार की नीतियों पर, सरकार के काम को लेकर सवाल उठाए। लेकिन गहलावत जी आपको बताते चले कि इसके पहले अभी ये माना जा रहा, अचानक बीजेपी कैसे सरप्राइज दे दी प्रदेश की जनता को? देखिए रविंद्र जी, पहले तो मैं अपने साथियों को नमस्कार करता हूं, दर्शकों को नमस्कार करता हूं। फिर ये जो अचानक की बात आपने कहा, यहाँ तो कोई अचानक की बात नहीं होती। हमारी पार्टी, देखिए आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी ने अपने टर्म में पूरे संगठन को मजबूत करने का काम किया। पन्ना प्रमुख से लेके और स्टेट तक संगठन को बहुत मजबूती से खड़ा किया। हमारी पार्टी की जो नेशनल कार्यकारिणी है, नेशनल की जो हमारी हाईकमान है, वो किसको कहाँ जिम्मेवारी दी जाती है, किस आदमी से कहाँ फायदा होता है, ये देखकर उसको बदल देती है। और मैं तो ये कहता हूँ, ये बदलने की भी बात नहीं। धनखड़ साहब के हमारे यहाँ 3 साल में जो पार्टी का प्रधान है उसको बदलने की रिवाज है। तो माननीय हमारे ओम प्रकाश धनखड़ जी को 3 साल से भी ज्यादा हो गए थे, और उनको जब पार्टी ने समझा कि राष्ट्रीय स्तर पर उनका ज्यादा महत्व है, ज्यादा उनकी जरूरत है, दूसरे स्टेटों में भी उनको जाने के लिए मौका मिलेगा, और उन्होंने अपने हिसाब से पार्टी ने जिस आदमी की जहाँ जरूरत होती है वहाँ वो नियुक्ति कर देती है। दूसरी बात, मैं हमारे जो आदरणीय नायब सैनी जी को प्रधान बनाया, मैं उनका स्वागत करता हूं प्रधान बनाने का, और मैं उनसे हमारी पूरा जो हमारा सहयोग है पार्टी का, जो धनखड़ साहब के साथ था उनके साथ भी रहेगा। यहाँ हमारी पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं होती। यहाँ तो ये तो संगठन की पार्टी है। जो भी संगठन के लोग हैं, जिसको भी प्रधान बनाया जाएगा, सब लोग एकजुट होकर, एक परिवार होकर के काम करते हैं। और मैं तो ये भी उनको धन्यवाद भी करता हूं और इनका स्वागत करता हूं कि ये भी अच्छा काम करके जो धनखड़ साहब ने जितना संगठन बनाया उसको और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और हमारे यहाँ ये जो ओबीसी, आपने दूसरी बातें कही, इनका महत्व नहीं है। हमारी पार्टी तो 36 जात की पार्टी है। 36 बिरादरी को साथ लेके चलने का हमारा उद्देश्य है। हम ना जातिवाद की बात करते, ना क्षेत्रवाद की बात करते, ना भाई भतीजावाद की बात करते हैं। जिस आदमी की जहाँ अहमियत होती है उसको उसी पोस्ट पर लगाने का काम होता है। और मैं तो ये कहता हूँ, धनखड़ साहब को तो और भी बड़ी जिम्मेवारी मिली है। वो 2 दिन पहले भी राजस्थान घूम के आए थे। हो सकता है पार्टी ने समझा हो कि बाकी स्टेटों में भी उनसे काम लेना है, और उनको यहाँ से भी बड़ा ओहदा देने का काम पार्टी ने किया है। और इसमें किसी बात की कोई संकोच नहीं। हमारे पार्टी में कोई पार्टीबाजी नहीं होती। हमारे यहाँ तो संगठन का महत्व होता है। जो आदमी जिस पद पर आ जाएगा सभी लोग उसको सहयोग करते हैं, और पार्टी पूरी तरह से एकजुट होकर के और सरकार बनाने का भी काम करती। अमनदीप जी आपके पास आना चाहेंगे। लगातार बीजेपी की जो रणनीति है, बीजेपी का जो एक कार्य करने का जो तरीका है, अचानक पार्टी में सैनी को जगह दे देना, ओपी धनखड़ को पूरी तरीके से राष्ट्रीय यानी केंद्र पे ले जाना, और उसके बाद क्या आपको लगता है आने वाले कल में विधानसभा का चुनाव है, इनेलो समेत अपनी जमीन तलाश रही, कांग्रेस अलग जमीन तलाश रही है? अमनदीप जी। जी रविंद्र जी, आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आप अपनी बात रखें। जी, आपकी रिपोर्ट को मैं बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहा था। आपने भी बड़े गहराई से ये बात को निकाला है कि कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी कांग्रेस की तरह गुटबाजी थी, और ये आज उसका नतीजा देखने को मिला है। और मैं ये कहूंगा कि नायब सैनी जैसे नेता को अगर प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, जो बिल्कुल दरअसल से लोगों ने जिनको नकारा है, अभी आपने पीछे ही जो जिला परिषद के चुनाव, पंचायत के चुनाव हरियाणा के अंदर संपन्न हुए हैं, आप लोगों ने दिखाया कि नायब सैनी अपने जो विधानसभा क्षेत्र में उनकी जो धर्मपत्नी है, वो एक जिला परिषद वार्ड में 4थे नंबर पर रही। जमानत जब्त अपने ही गांव से 4थे नंबर पर रही पूरे जिला परिषद वार्ड से। और नायब सैनी एक ही बार विधायक बने अपने हल्के से, और वो उसके बाद हल्का उनको छोड़कर जाना पड़ा, और अपनी जगह जो भी भाजपा का प्रत्याशी आया था वो भी बुरी तरह हारा। और आपके तरह तरह के मीडिया रिपोर्ट, सर्वे भी ये दिखा रहे हैं कि जो सबसे ज्यादा अलोकप्रिय सांसद हैं वो हरियाणा के अंदर वो नायब सैनी है।
तो इस तरह से अगर किसी नेता को जो धरातल पे लोगों ने जिनको नकार दिया है, आज भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया, तो यानी कि साफ है कि कहीं ना कहीं गुटबाजी इसका कारण थी। नंबर 2, जो आपने बिल्कुल सटीक एक और विश्लेषण किया कि कहीं भारतीय जनता पार्टी ओबीसी को साधने के लिए उनको लेकर के आ गई है, तो उस पर भी मैं रविंद्र जी ये कहना चाहूंगा कि जो पार्टी जातिगत जनगणना नहीं करवाना चाहती, जातिगत जनगणना के खिलाफ है, वो कैसे ओबीसी को उनका हक पूरा दिलाएगी? ये केवल लोगों को भ्रमित करने की बात है। और ये जैसे कि आपने बताया कि मुख्यमंत्री के करीबी हैं, इस वजह से और मुख्यमंत्री की और बाकी नेताओं में जो गुटबाजी चल रही है उसका नतीजा देखने को मिला है। लेकिन इसका जो रिजल्ट आएगा, आपने चुनाव की बात करी, वो वैसे ही होगा जैसे कांग्रेस का होगा। आपस में गुटबाजी की वजह से लोग इनको देख रहे हैं, इनको केवल सत्ता की मलाई से मतलब है, कोई लोगों की सरकार से कोई मतलब नहीं। और आपसी गुटबाजी के अंदर, आपसी टांग खिंचाई के अंदर इन दोनों पार्टियों को बुरी हालत होगी। बिल्कुल अमनदीप जी, ढींगरा साहब आपके पास आएंगे। सवाल वही कि लगातार कांग्रेस में ये माना जा रहा था कि अंदरूनी कलह है, फिलहाल कांग्रेस के अंदर परिवर्तन नहीं दिखा, लेकिन बीजेपी के अंदर से जो परिवर्तन हुआ ये माना जा रहा है कि ओबीसी वोटर पर बीजेपी की खास नजर है। 2024 में विधानसभा भी है और 2024 में ही लोकसभा है, यानी कि प्रदेश के सहारे केंद्र तक पहुंचना, दोनों को एक साथ कैसे साधना है ये बीजेपी को बखूबी आ रहा है। लेकिन एक तरफ यह भी माना जा रहा है कि बीजेपी का यह दांव कहीं फेल ना हो जाए, एक तरफ यह भी माना जा रहा है कि मास्टर स्ट्रोक है। नहीं, देखिए ओबीसी के लिए किया गया, इन्होंने एक काम तो गिनाए कि ओबीसी के लिए हमने ये काम किया है, कुछ भी तो किया नहीं ओबीसी के लिए। सिर्फ एक नाम मात्र या एक चेहरा मात्र लगाने से क्या ओबीसी के लिए काम हो जाता है? और ओबीसी का कहना जो है, ओबीसी के लिए जब जनगणना नहीं कर सकते, ओबीसी के लिए काम नहीं गिना सकते, ओबीसी के लिए कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, ये डिवाइड एंड रूल की पार्टी है। इन्होंने हमेशा हिंदुओं को आपस में तोड़ा है, उनको डिवाइड किया है और डिवाइड करके वोट ली है। और आपको याद होगा, इसी सीट के ऊपर पहले जो एमपी रहा करते थे कुरुक्षेत्र से ही, उन्होंने तो पूरा राजकुमार सैनी ने लगातार जो है जाट वर्सेस नॉन जाट करके एक पूरा बखेड़ा कर दिया हरियाणा के अंदर, और 30 आदमी पुलिस की गोली का शिकार हो गए थे। और ये तो वही पार्टी है जिन्होंने जातिवाद, धर्मवाद फैलाकर पूरे देश को आपस में बांटा, और ये अब इनका घड़ा भर चुका है। लोगों को भी समझ में आ चुका है कि अब इनकी जो गलत काम थे वो दोबारा चलेंगे नहीं। दूसरी बात एक और भी है, ये जो आम आदमी पार्टी है, इसका क्या है हरियाणा के अंदर? ये तो पानी नहीं दे सकते हरियाणा को। ये तो दिल्ली में जाके बोलते हैं हम पानी हरियाणा से लेकर के रहेंगे, और पंजाब में जाके कहते हैं हरियाणा को एक बूंद पानी नहीं देंगे। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जो बंदा आंख बंद करता है, इसका मतलब ये है कि इनका हरियाणा के प्रति जो है कोई प्यार नहीं है, कोई मतलब नहीं है इनकी पार्टी का हरियाणा के साथ, कुछ भी लेना देना नहीं है। जबकि इन्हीं की पार्टी पंजाब के अंदर है और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ रखा है 2016 से। 7 साल से उसको दबाने का काम जो है ये सरकार कर रही है, और पानी हरियाणा को नहीं देना चाहती। हालांकि हरियाणा का पानी जो है सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा देने को, उन्होंने कहा है कि नहर जो वापस की गई है किसानों को, वो उसके ऊपर हमने रोक लगाई हुई है, आप दोबारा से हरियाणा की जो SYL कैनाल है वो खोदी जाए। ये कहते हैं हम नहीं खोदेंगे, हम हरियाणा को पानी नहीं दे सकते। लेकिन केजरीवाल जी कहते हैं कि हरियाणा से बूंद बूंद पानी लेकर रहेंगे। कितने तकड़े झूठे, कितने तगड़ा झूठ लोग चैनल पे बैठते हैं और भर्त्सना करते हैं। ढींगरा जी है क्या? आम आदमी पार्टी फंसी हुई है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार, हरियाणा में आने वाले कल में विधानसभा चुनाव, SYL का मुद्दा अगर पंजाब के पक्ष में बात करती है आम आदमी पार्टी केजरीवाल, तो हरियाणा में फंसती है, और हरियाणा के अगर पक्ष में बात करती है तो पंजाब में फंसती है। और दोनों को पहलू में लेकर चलना ये आम आदमी पार्टी की फितरत रही है। फिलहाल गहलावत जी आपके पास आएंगे, ढींगरा जी आपके ऊपर काफी आरोप लगाए। आदमी पार्टी के जो हमारे प्रवक्ता है उन्होंने जो बात की, उनका जवाब तो ढींगरा साहब ने दे दिया कि इनका क्या करते हैं, क्या इनकी असलियत है, कितने लोग इनके जेल में हैं, और किस तरह से ये भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन लड़के और सत्ता में आए थे, और किस तरह से इन्होंने
तरह से ही उसका दुरुपयोग किया। और मैं तो ढींगरा साहब को भी एक नसीहत देना चाह रहा हूँ कि ऐसी गंदी पार्टी जो हरियाणा को पानी नहीं दे रही और झूठ बोल के जिसके सारे मंत्री जेल में हैं, आप उसको गोदी में लेकर कैसे बैठे हुए हो? आपको इस जनता को आपको भी जवाब देना पड़ेगा। अरे भैया सुनिए, इंडी गठबंधन का पार्ट है। देखिए इंडी, मैं आपको समय मिला, मैंने बीच में बोला, इंडी गठबंधन का आम आदमी पार्ट है और आप उसको गोदी में लेके बैठे हो और आप जगह जगह से हाथ खड़े करके, पूरे हाथ खड़े करके और अपना जो इंडी गठबंधन है उसमें फोटो खिंचवाने का काम करते हो। ये सही बात है कि किसी की आपकी कोई मिनिमम प्रोग्राम नहीं है, ना आपका किसी से मेल खाता, लेकिन आप लोग इस तरह से जैसे ढोंग करते हैं कि चैनलों पे बैठ के उनके खिलाफ बोलते हैं और जब अखबारों में फोटो खिंचवाते हो तो हाथ में हाथ मिला के फोटो खिंचवाने का काम करते हो। दूसरा, इन्होंने बात क्या कि ओबीसी को साधने की, या दूसरी बातें, हमारी पार्टी इन बातों में विश्वास नहीं रखती। हमारी पार्टी ने जितने भी काम किए, कल्याणकारी योजनाएं की है, वो किसी एक जाति के लिए नहीं की। हम 36 बिरादरी के लोग काम के लिए हम काम करते हैं। अगर बीपीएल कार्ड करने की बात आई तो वो ब्राह्मणों का भी बना है, जाटों का भी बना है, पंजाबियों का भी बना है, बैकवर्ड क्लासेस का भी बना है। वो तो 1,80,000 तक जिसकी भी इनकम है वो सबका हुआ है। हमारे यहाँ कोई जाति विशेष के लेके हम काम नहीं करते, ना हम समाज को बांटने की बात करते हैं। अगर मेरिट पे नौकरी मिलने की बात है तो वो सबको मेरिट पे नौकरी मिल रही है। आयुष्मान योजना की बात है तो सारी बिरादरी को उसका लाभ मिल रहा है। और किसानों की अगर बात है तो जो एमएसपी पर हम 14 फसलें खरीदने का पूरे देश में पहले नंबर पर है, वो सबका है, चाहे वो ब्राह्मण किसान है, चाहे जाट किसान है, चाहे सैनिक किसान है। हमारे यहाँ कोई जाति विशेष की बात नहीं होती। 36 बिरादरी को लेकर सबका सम्मान, सबका विकास, सबका साथ और सबका प्रयास। हमने तो जब तो हमारी सत्ता आई 2014 में 26 अक्टूबर को, तो हमने जो निराशा और हताशा का माहौल हरियाणा प्रदेश में था, जिस तरह से लोग भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद से परेशान थे, उसको हमने उससे निकालने का काम किया और सबको साथ लेकर हम चले। पूरे हरियाणा का विकास करने की बात हमने की। हमने क्षेत्रवाद की बात कभी नहीं की। हमने पर्ची खर्ची को भी खत्म किया। देखिए आज कितनी कल्याणकारी योजनाएं हमने बिल्कुल गहलावत जी, अमनदीप देने का काम हमने किया। अमनदीप जी बिल्कुल गहलावत जी, पर्ची खर्ची खत्म कर दिए। देश जो प्रदेश का विकास है वो बीजेपी के आने पर हुआ। शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम क्षेत्रों में हरियाणा बढ़ रहा है आगे। रोजगार की बात हो, उस क्षेत्र में हरियाणा आगे चल रहा है। वहीं अगर बात किया जाए खेल की दृष्टिकोण से, उसमें भी अव्वल है। और लगातार आप उसी प्रदेश में रह के उसी सरकार पर उंगली उठा रहे हैं, ये कैसे? जी रविंद्र गहलावत जी का जी रविंद्र जी, जो हम चर्चा कर रहे थे और मैं इसी बात पर आपसे चर्चा कर रहा था कि जिस प्रकार से ये दोनों पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टियों का संगठन है प्रदेश का, उसको प्रदेश के हितों से कोई सरोकार नहीं है। और उसका एक उदाहरण तो आज हमने जो देखा कि गुटबाजी जिस तरह से कांग्रेस में भी थी और भाजपा में भी थी, उसका रिजल्ट आया। आप यहाँ भी देख सकते हैं अपने चैनल पे, दोनों प्रवक्ताओं को इतना भी ध्यान नहीं है कि कौन सी पार्टी का प्रवक्ता यहाँ बैठा है। मैं आम आदमी पार्टी से नहीं हूँ, आपने बताया भी है। नहीं, अमनदीप जी, जब हमने ढींगरा साहब से ये प्रश्न किया कि बीजेपी में कलह का तो नाम नहीं लिया, लेकिन हमने सीधा सीधा कहा कि अब नए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए गए, तो ढींगरा साहब ने सीधे सीधे मना कर दिया कि नहीं, हम अंतर कलह पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। इसका मतलब साफ है, ढींगरा साहब जानते हैं कि जिनके घर कांच के होते हैं वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं मारते। मैं ये कह रहा हूँ रविंदर जी कि दोनों प्रवक्ता साथी मेरे ये सोच रहे हैं कि मैं आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता हूँ, जबकि मैं इंडियन नेशनल लोकदल का प्रवक्ता हूँ। और जो ये, चूंकि इनका ध्यान डिबेट पे नहीं, इसी तरह नेताओं का ध्यान भी प्रदेश पे नहीं है, केवल राष्ट्रीय पार्टी के अंदर इनका क्या है कि भाई हाईकमान की हाजिरी मारनी है। और जो प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 है, आप देखिए, गनीमत देखिए, पूरे हिंदुस्तान की संसद भी ये मान चुकी है कि हरियाणा प्रदेश बेरोजगारों में नंबर 1 है। बेरोजगारों का इसको राजधानी बोला जाता है पूरे विश्व की। वो गहलावत जी यहाँ बड़ी बड़ी हिंके जोड़ रहे हैं और हरियाणा प्रदेश की सरकार ने एक एड अपना जो निकाला है वो रोजगार के ऊपर निकाला है। किस प्रकार का ये जो है ना हास्यास्पद इनका तरीका है कि जहां पर युवाओं में इतनी ज्यादा बेरोजगारी की दर है, वहां पर ये अपनी छाती पीट रहे हैं कि हमने युवाओं को नौकरी। अमनदीप जी, आपकी बातों पर ढींगरा साहब जवाब देना चाहते हैं।
किया, ना अमरजीत की जब पार्टी थी तब इन्होंने कुछ किया। तो सवाल तो ये है, किसानों के लिए अभी कह रहे थे धनखड़ जी अपना बीजेपी प्रवक्ता ये कह रहे थे कि किसानों के लिए हमने बड़ा काम किया। अरे 1 साल किसान सड़कों पर बैठा रहा, 750 किसान शहादत कर गए। इन्होंने उनके ऊपर पानी की बौछारें छोड़ी, इन्होंने उनके ऊपर लाठियां भांजी, इन्होंने कीलें लगाई वहां पे, और ये कह रहे हैं हमने बड़ा अच्छा काम किया। अगर इसको अच्छा काम मानते हैं तो मैं भी समझता हूं कि बड़े अच्छे काम की बात कर रहे होंगे शायद ये। आप देखिए हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 आ गया। ये हरियाणा के भी सेंटर के आंकड़े कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, सेंटर के आंकड़े कह रहे हैं, सीएमआई की रिपोर्ट भी कह रही है। कभी ये सीएमआई की रिपोर्ट मानते नहीं, लेकिन सेंटर की अपनी सरकार के आंकड़े तो मानते होंगे। वो कह रहे हैं कि हरियाणा 23 राज्यों में 23 लास्ट जो 3 राज्य हैं उनके बीच में 1 नंबर पे आ रहा है। तो 23वें राज्य में अगर जा रहा है हरियाणा बेरोजगारी में, तो क्या नौकरी लगाई, तो कहां लगाई, किसको लगाई? अगर लगाई भी कुछ नौकरी तो वो हरियाणा की नहीं लगी, हरियाणा के बाहर के लोगों की नौकरी लगा दी। एसडीओ भर्ती हुए, एसडीओ में से करीबन 100 के करीब, और 100 में से 88 एसडीओ जो है वो बाहर के। एचपीएससी का चेयरमैन जिन्होंने भर्ती करनी है वो खुद ही हरियाणा के नहीं है, वो खुद ही बाहर के हैं। हरियाणा के लोगों को क्या इन्होंने महत्व दिया, क्या इन्होंने हरियाणा के लोगों के बारे में सोचा? ये बिल्कुल ढींगरा साहब, बिल्कुल गहलावत जी लास्ट कमेंट। देखिए, अरे ढींगरा साहब को रोको भी सही। ढींगरा साहब जी आप अपनी बात रखें। देखिए, मैं पहले तो मेरे साथी जो अमन जी हैं उनकी बात पे जब मुझे आवाज नहीं आई थी जब इनका आपने नाम बोला, लेकिन ढींगरा साहब ने जिस तरह से बात की तो मैंने भी ये सोचा कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता होंगे। लेकिन अब मैं इनको जवाब दे देता हूँ कि ये मुझे राजनीति में नए लगते हैं, जवान हैं अभी। मैं आपको बताऊं, इन्होंने कहा कि सैनी साहब की जो मिसेज थी वो भी चुनाव हार गई थी। आप लोकदल में हो, चौधरी देवीलाल जी भारतवर्ष के उप प्रधानमंत्री थे और वो गिराए से उप प्रधानमंत्री रहते हुए गिराए से छतरपाल से विधायक का चुनाव किया। बिल्कुल गहलावत जी, हमारे पास समय कम है तो इसीलिए यहीं पे रोकना चाहेंगे। गहलावत जी आपका, ढींगरा जी आपका और अमनदीप जी आपका, आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। हरियाणा में बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष बदलकर एक नई राजनीति की शुरुआत की है, जिसपे अब विपक्ष उंगली उठा रहा है। आपको बताते चलें कि लगातार अब आने वाले कल में 2024 में विधानसभा और लोकसभा का भी चुनाव है और माना यह जा रहा है कि बीजेपी का ये मास्टर स्ट्रोक है। फिलहाल मसला में हमारे साथ इतना ही। नमस्कार।